बच्चों कल मैंने आप लोगों को शैवाल के बारे में बताया था कि शैवाल की तीनों प्रकार के बारे में बताया। रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी के बारे में बताया। उनका एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बता दिया था। ठीक है, यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसकी हार्मफुल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब उसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, प्लांट किंगडम में ही आगे चलेंगे। तो दूसरा आपको एल्गी के बाद मिलेगा एम्ब्रियोफाइटा। ठीक, और ये एम्ब्रियोफाइटा जो है वो डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन चारों के बारे में आप लोग पढ़ोगे। कौन कौन से? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ोगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करो ब्रायोफाइटा से। तो ब्रायोफाइटा जो होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ब्रायोन और फाइटोन। किससे मिला है? ब्रायोन मीन्स होता है मॉस, फाइटोन मीन्स होता है प्लांट। बच्चों इसको जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा गया है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत का उभयचर कहा गया है। देखो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका आवास क्या होता है? नम दीवार, चट्टान, पर्वत और पेड़ की छाल होती है। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है, यानी कि इनकी जड़, तना और पत्तियों में वे विभाजित नहीं होते हैं, थैलस शेप में होती है। और जड़ के स्थान पर क्या होता है? राइजोइड्स होता है, मूलाभास होता है, जिसकी सहायता से ब्रायोफाइट्स आधार पर ही स्थिर रहते हैं और आधार से जल और खनिज लवण का अवशोषण करते रहते हैं। जल और भोज्य पदार्थ के संवहन के लिए, यानी कि जल और भोज्य पदार्थ का जो संवहन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है प्लांट बॉडी में, तो वो किसके सहायता से जाता है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका के सहायता से रूपांतरित होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक, और इनका जीवन चक्र देखिए, जीवन चक्र कैसा होता है? दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों अवस्थाएं होती हैं। और दोनों अवस्थाएं कैसी होती हैं? क्रमिक रूप से होती हैं। जनन 2 प्रकार से होता है, कायिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। ठीक, कायिक जनन कैसा होता है? देखो, जनन थैलस का जो पुरातन भाग होता है वो, यानी कि पुराना भाग जब नष्ट हो जाता है तो उसमें से प्रोटोनीमा निकलती हैं। प्रोटोनीमा की शाखाओं के द्वारा क्या क्या निकलता है? जेमी, ट्यूबर्स और पत्र प्रकलिका निकलता है, और इसी के द्वारा इनका जनन होता है। ठीक, लैंगिक जनन कैसा होता है? ऊगैमस होता है, यानी कि विषम युग्मक होता है। नर जननांग एंथीडियम होते हैं और मादा जननांग आर्किगोनियम होती है। पादप पर अथवा अलग अलग पौधों पर ये पाए जाते हैं। पहली अवस्था मोनोशियस, यानी अगर नर जननांग और मादा जननांग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं तब वो अवस्था मोनोशियस कहलाती है। और अगर नर एंथीडियम और आर्किगोनियम अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं तो ये डायोशियस कहलाती है। नर युग्मक जल के माध्यम से गति करते हुए अंडाणुओं को निषेचित करने के लिए स्त्रीधानी में प्रवेश करता है। ठीक, देखिए ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। आप पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इसमें समझ में आएगा कैसे इसका जनन होता है। ठीक, कैसे होता है? देखिए, जो ये नर लैंगिक जनन जो होता है इसका विषम युग्मक होता है। इसमें एंथीडियम नर जननांग जो होता है वो क्या कहलाता है? एंथीडियम कहलाता है। और मादा जननांग क्या है? ये आर्किगोनियम है। ठीक, नर जननांग एंथीडियम और मादा जननांग जो होती है वो क्या होती है? देखिए ये एंथीडियम है, ये नर जननांग है, और ये क्या है? मादा जननांग है। मादा जननांग कहाँ पर है? ये है, ये आर्किगोनियम। ठीक है, ये आपका ये आर्किगोनियम है। चलो देखो, इसमें क्या होता है कि जो एंथीडियम होता है वो गोलाकार होता है, और ये स्ट्राइल कोशिका से, ये देखिए स्ट्राइल कोशिका से चारों तरफ से घिरा रहता है, जिसको हम जैकेट कहते हैं। जैकेट द्वारा घिरे कोशिकाओं के समूह को एंड्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एंड्रोसाइट से क्या बनते हैं? एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। इसी एंथीडियम में ही एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। अब इधर देखिए, जो ये आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम आप देख रहे हो,
यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फ्लास्क के आकार का है। इसका जो आधारीय भाग है ये फूला हुआ है और इसका ये फूला हुआ भाग कहलाता है वेंटर। ये फूला हुआ भाग आप देख रहे हो क्या कहलाता है, वेंटर। और ये जो ये पतला सा भाग ऊपर की तरफ निकला हुआ है इसको कहते हैं नेक, गर्दन। ठीक है, वेंटर और ग्रीवा दोनों स्ट्राइल कोशिकाओं से ही घिरे होते हैं। ठीक, इनके चारों तरफ जो कोशिका होती है, कौन सी कोशिका होती है, स्ट्राइल कोशिका होती है या बंद कोशिका कहते हैं। और वेंटर में ही, इसी वेंटर में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, अब देखिए जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जो हैं नर युग्मक जल के माध्यम से ही गति करते हुए अंडाणुओं को निषेचित करने के लिए स्त्रीधानी में प्रवेश करते हैं। निषेचित द्विगुणित युग्मनज यानी कि स्पोरोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट, देखिए यहाँ पे आप देखते चलिए, स्पोरोफाइट क्या होता है, ये स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। यही स्पोरोफाइट जो होती है वो प्रथम कोशिका होती है। स्पोरोफाइट 3 भागों में डिवाइड होती है। ठीक, फूट, सीटा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है जिसको हम कहते हैं फूट, सीटा और कैप्सूल। फूट जो होती है फूट, सीटा और कैप्सूल, और जो ये स्पोरोफाइट है ये जल और खनिज और कार्बनिक पोषण के लिए पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। ठीक है, किस पे डिपेंड होता है, ये पूरी तरीके से गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। और स्पोरोफाइट की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, स्पोरोफाइट की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषक क्रिया भी करती हैं। अच्छा, ये सदैव गैमेटोफाइट से जुड़ी रहती हैं। अब देखिए स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल है उसमें स्पोर मदर सेल्स का क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आप देखेंगे स्पोर मदर सेल्स का क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स का अर्धसूत्री विभाजन होगा और जिसके द्वारा अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होगा। सभी बीजाणु जो होंगे, देखिए यहाँ पे अर्धसूत्री का विभाजन हुआ, मियोसिस हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि सभी अगुणित बीजाणु का यानी कि हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण हुआ और सभी बीजाणु एक जैसे दिख रहे थे, यानी कि ये होमोस्पोरस थे, सम बीजाणु थे। शुष्क होने पर क्या होता है, ये जो कैप्सूल आप देख रहे हो, कैप्सूल की भित्ति जो होती है वो शुष्क हो जाती है, तो क्या होता है, फट जाता है। और फटने के बाद उसमें से जो अगुणित यानी कि हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो वायु के द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक, चलिए अब ये देखिए कि इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है ब्रायोफाइटा का। पहला तो ये है बागवानी में, और बागवानी में किया जाता है मृदा निर्माण और मृदा संरक्षण में, पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, और औषधि के रूप में, ईंधन के रूप में और भोजन के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो ये था आपका ब्रायोफाइट्स आपने पढ़ा। अब देखिए टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स भी 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है, टेरॉन और फाइटॉन। दोनों को मिलाकर क्या होता है, पंखनुमा पत्तियों युक्त पादप, यानी कि जिसकी ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, पंखनुमा होती हैं। ठीक, और इनका आवास कहाँ पे होता है, ठंडे, गीले, छायादार स्थान, ये इसी जगह पे उगती हैं। और इनका मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है, स्वपोषी होता है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषक क्रिया होती है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जनन कैसा होता है, 2 तरीके से होता है, कायिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि जो राइजोम होते हैं उनके पुराने भाग नष्ट हो जाते हैं और नष्ट हो जाने से जो वर्धी सिरा वाला भाग होता है वही नया पौधा बना लेता है। ठीक, अच्छा लाइफ साइकिल देखिए, इसका जीवन चक्र कैसा होता है। मुख्य पौधा तो इसका बीजाणुद्भिद होता है, यानी कि देखिए 2 होते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। यहाँ पे इसका मुख्य पौधा क्या है, स्पोरोफाइट है, यानी कि बीजाणुद्भिद है, इसलिए यह बीजाणुओं के अलैंगिक जनन द्वारा गैमेटोफाइट का निर्माण करता है, यानी कि स्पोरोफाइट से ही गैमेटोफाइट का निर्माण हो रहा है। ठीक, और बीजाणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है, स्पोरेंजिया में होता है।
और बीजाणु कैसे होंगे, समविजाणुक होंगे। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पे समविजाणुक भी, जैसे आपने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था कि आपको विजाणु समविजाणुक मिल रहे थे, यहाँ पर क्या है, समविजाणुक भी हो सकता है और विषम विजाणुक भी हो सकता है। बच्चों इसमें लघु और गुरु विजाणुधानियों में बनते हैं, यानी कि माइक्रो और मैक्रो जो स्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया और मैक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के द्वारा मेल गैमेटोफाइट का और मैक्रोस्पोरेंजिया के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। ठीक, विजाणुओं द्वारा विकसित गैमेटोफाइट क्या कहलाता है, प्रोथैलस कहलाता है। ठीक, यही प्रोथैलस जो होता है, यहीं पर जननांग विकसित होते हैं। जो नर जननांग होता है वो एंथीडिया होता है और मादा जननांग जो होता है वो आर्किगोनिया कहलाता है। और लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है, ऊगैमस प्रकार का होता है, विषम युग्मकीय होती है। ठीक, एंथीडियम के भीतर एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है और इसके शीर्ष पर बहुत सारे कशाप पाए जाते हैं। आर्किगोनिया जो होती है वो ग्रीवा और वेंटर में विभाजित होती है, दो भाग में डिवाइड होती है। ग्रीवा में ग्रीवा नलिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी ग्रीवा नलिका कोशिकाएं पाई जाती हैं ग्रीवा में, दो ग्रीवा नलिका कोशिकाएं पाई जाती हैं और इनका जो निषेचन होता है वो जल की उपस्थिति में होता है, जिसमें एंथ्रोजोइड्स और ओवम यानी कि अंडाणु आपस में समेकित होकर डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं और जाइगोट का जब विभाजन होता है तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए फन का देखिए आप, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको देख के समझ में आएगा कि हाँ ये क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखिए कि तीसरा क्या था, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिम्नोज और स्पर्म। जिम्नोज का मतलब होता है नग्न और स्पर्म का मतलब क्या हुआ, बीज। तो आवरण रहित बीज, इसको हम पूरी तरीके से कह सकते हैं, जो बीज नग्न रूप में दिखाई पड़ते हैं या आवरण रहित होते हैं वो जिम्नोस्पर्म श्रेणी में आते हैं। तो जैसे बड़े वृक्ष, ये बड़े वृक्ष और झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं बच्चों। इनका जो पौधा है ये जड़, तना और पत्ती तीनों में विभाजित होता है, यानी कि थैलॉइड नहीं होता है ये। आपको इसमें जड़, तना और पत्तियाँ साफ साफ दिखाई पड़ेंगी। जाइलम और फ्लोएम के द्वारा संवहन, जाइलम और फ्लोएम युक्त संवहन उत्तक पाए जाते हैं, यानी कि जो खनिज पदार्थ है या जल है उसके संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप साइकस ले लो, साइकस को माइंड में रख के आप पढ़ोगे तो आपको ये जिम्नोस्पर्म और अच्छे से क्लियर होगा। जो साइकस में जो वुड होता है, कास्ट होता है, वो मोनोजाइलिक होता है और पाइनस जो है, पाइनस भी एक तरीके जिम्नोस्पर्म है। पाइनस में कैसा होता है, पिक्नोजाइलिक होता है। साइकस को हम जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। इसमें बीज हमेशा फल के अंदर रहता है। देखिए दोनों में अंतर आप देखते चलो। जिम्नोस्पर्म में क्या था कि बीज नग्न था, आवरण रहित था, और आवर्त बीजी में क्या है, एंजियोस्पर्म में क्या है कि बीज सदैव फल के अंदर रहता है। तो ये शाक, सब्जी, झाड़ी, पत्ती, झाड़ियाँ, वृक्ष और तीनों प्रकार में पाए जाते हैं। ठीक, इनमें प्रजनन अंग जो होता है वो कैसा होता है, पुष्प होता है। दोहरा निषेचन पाए जाते हैं, यानी डबल फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है इसमें। ये मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीट भक्षी और स्वपोषी के रूप में पाए जाते हैं। सामान्यतः स्थलीय पौधे होते हैं लेकिन कुछ जल में भी पाए जाते हैं। इनमें संवहन तंत्र अति विकसित होता है, जैसे कि वुल्फिया एग्जाम्पल के तौर पर ले लो। वुल्फिया है, यूकैलिप्टस है। वुल्फिया तो सबसे छोटा पौधा भी माना गया कि सबसे छोटा जलीय पौधा वुल्फिया है, और यूकैलिप्टस है सबसे लंबा वृक्ष, सबसे लंबा पेड़। अब एंजियोस्पर्म को हम क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई किस रूप में कर सकते हैं, दो रूप में कर सकते हैं। देखिए इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है एक बीजपत्री पौधे और दूसरा है द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉटिलिडन और द्विबीजपत्री पौधे यानी कि डाइकॉटिलिडन। तो मोनोकॉट के क्या लक्षण हैं, मोनोकॉट इनके बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। मोनोकॉट का मतलब क्या हुआ, मोनो का मतलब ही एक हुआ और कॉट का मतलब बीजपत्र। तो इनके बीजों में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होता है। इनकी जड़ें प्रायः अधिक विकसित नहीं होती हैं, कि जड़ें बहुत ज़्यादा विकसित नहीं दिखाई देंगी। और इनके पुष्पों के भाग 3 या उसके गुणांक होते हैं, 3 या
हाँ भाग, इस पुष्पों के भाग 3 होते हैं या फिर उसके गुणांक होते हैं। इनके संवहन में कैम्बियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, कौन कौन सा, लहसुन ले लो या गेहूँ ले लो। लहसुन का बॉटनिकल नेम क्या है? अरे हाँ, एलियम सटाइवम। क्या नाम है इसका? एलियम और एलियम सटाइवम। ठीक, और गेहूं का ट्राइटिकम एस्टिवम। याद कर लीजिएगा दोनों का बॉटनिकल नेम। डाइकॉट का देखिए, डाइकॉट में यानी कि डाइ का मतलब हो गया 2 और कॉट का मतलब हो गया बीजपत्र, तो इसके बीच में 2 बीजपत्र पाए जाएंगे। ठीक, इसके बीच में 2 बीजपत्र पाए जाएंगे। संवहन पूल में कैम्बियम पाया जाएगा और पुष्पों के भाग कितने होते हैं? 4 या 5 के गुणांक के रूप में होते हैं और इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है और पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास होता है और इनमें पाया जाने वाला संवहन बंडल वलयाकार के रूप में उपस्थित होता है। ठीक, इनकी जड़ जो होती हैं जड़ तंत्र अधिमूल और उनकी शाखाओं के साथ फैली रहती हैं। जैसे मूली या कपास, मूली का बॉटनिकल नेम क्या है? रैफेना सटाइवस और कपास का गॉसिपियम हर्वेसियम, गॉसिपियम और गॉसिपियम हर्वेसियम। ठीक, मूली का है रैफेना सटाइवस, कपास का है गॉसिपियम हर्वेसियम। ठीक, तो बच्चों इसको आप ना पूरा लिख लीजिएगा कॉपी में यहाँ तक।